नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन एक जोरदार तेजी भरा सेशन रहा, या फिर ये कहें कि 2 हफ्तों की ऊंचाई पर मार्केट क्लोज होने में कामयाब हुए। आज मेन सीरीज की एक्सपायरी थी और दमदार शॉर्ट कवरिंग के सहारे एक मूव हमने कल के सेशन में आते हुए देखा और वही मूव आज भी एक्सटेंड हुआ। आज दिन के ऊपरी स्तरों पर ही बाजार बंद हुए हैं और बैंकिंग स्टॉक जहां पर सबसे ज्यादा हमने दबाव देखा था इस सीरीज के दौरान, वहां पर जोरदार शॉर्ट कवरिंग बनी कल के सेशन में भी और आज भी। और आज भी आप देखिए बैंक स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। ज्यादातर सेक्टर्स बीएसटी के हरे निशान में बंद हुए हैं। ऑटो, कैपिटल गुड स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी थी। ऑटो आप देखिए, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी अच्छी तेजी में बनी है। कैपिटल गुड स्पेस में 900 के ऊपर जाकर एलएनटी आज क्लोज हुआ है। आज हमने 7 से 8% की मजबूती एलएनटी में बनती हुई देखी है। जी एंटरटेनमेंट, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स ये ऐसे और चुनिंदा स्टॉक्स थे इंडेक्स के, जहां पर जोरदार मूव था। दिग्गजों के साथ साथ तेजी हमने आज छोटे मझोले स्टॉक्स में भी देखी। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे थे। आज होटल शेयर्स में जबरदस्त तेजी थी। ऑटो की तर्ज पर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। आज के आप देख लीजिए प्रोमिनेंट मूवर्स, जी एंटरटेनमेंट, आयशर मोटर्स, एलएनटी, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ प्रोमिनेंट विनर्स थे। वहीं अगर आप मिड कैप्स में देखेंगे तो बीएचईएल, भारत फोर्ज, इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। मैक्स फाइनेंशियल, यहाँ पर अच्छी बाइंग आज के सेशन में आती हुई दिखी है। तो ये आज का रुझान रहा जहां पर हमने अच्छी तेजी आज के सेशन में बनती हुई देखी थी। अब फटाफट से ये देख लेते हैं कि एफआईएसडीएस ने आज के सेशन में क्या किया है। कैश मार्केट के आंकड़े स्पेशली आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से 2354 करोड़ की बाइंग हुई है और डीआईएस की ओर से भी खरीदारी हुई 144 करोड़ की। तो ये आंकड़े पॉजिटिव हैं आज के सेशन के लिए। अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगली सीरीज पर नजर कहाँ रहेगी। तो कुछ एक तो रिजल्ट ही है जहां पर फोकस रहेगा। आयशर मोटर्स जैसे कि चला है, इसके नंबर्स अभी आने बाकी हैं और नंबर्स के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा कंपनी की ओर से होगी 12 जून, उस हिसाब से एक इंपॉर्टेंट डेट है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स भी आने बाकी हैं जो कि 9 जून को जारी होंगे। एलएनटी के रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो ये कुछ बड़े स्टॉक्स है जहां पर फोकस रहेगा अर्निंग्स के हिसाब से नेक्स्ट सीरीज में। येस बैंक आपको बता दें 29 में से एफ&ओ से बाहर हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक की बोर्ड मीट है, ये सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर भी लगी है। 29 में को ये बोर्ड मीट है जिससे क्यूआईपी के इशू प्राइस पर डिसीजन लिया जाएगा। आज की जानकारी को करते हैं शामिल। शर्मिला जोशी हमारे साथ बनी हुई है। शर्मिला जी, गुड इवनिंग। पहले तो आउटलुक एक अपना मार्केट्स पर ही दीजिए। अच्छा मूव हमने बनते हुए देखा पिछले 2-3 सेशंस में, जिसके कारण थोड़ा सा निचले स्तरों से एक रिबाउंड बना। अब अगली सीरीज के लिए आउटलुक क्या है आपका? बिल्कुल, आई थिंक हफ्ते के शुरुआत में ये थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि मार्केट पिछले 1-1.5 हफ्ते से थोड़ा नीचे नीचे ग्राइंड हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि शायद 9000 के नीचे ये एक्सपायरी हो। बट आई थिंक मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरह से सरप्राइज किया पिछले 2 दिनों में और जिस तरह का क्लोज आज हमें मिला है, आई थिंक दैट रियली सेट्स द टोन फॉर द नेक्स्ट मंथ। क्योंकि नॉट जस्ट हमने देखा कि निफ्टी में अच्छी रैली आई, सेंसेक्स में अच्छी रैली आई, लेकिन बैंक्स में भी एक बहुत अच्छी रैली आई, विच एक बड़ा हिस्सा इज ऑलमोस्ट लाइक 33% ऑफ द निफ्टी टुडे, बैंक्स एंड एनबीएफसी। तो अगर ये स्ट्रांग रहते हैं तो ये संकेत मिलता है कि अगली सीरीज स्ट्रांग ही चालू होगी और यहाँ से ऊपर जाने की ज्यादा संभावना बनती है। सो आई वुड हैजर्ड अ गेस एंड आई वुड से कि शायद अब क्योंकि हम 9500 निफ्टी लेवल पर बंद हुए हैं, द रेंज जिसमें हम निफ्टी को देख रहे थे, probably now you will not see nifty go below 9000 and on the higher side maybe we can go all the way up to 10000. तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जैसे आपने कहा, रिजल्ट्स एक्सेट्रा, बट आई थिंक दैट कुड बी द ब्रॉड रेंज गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीरीज। तो अच्छी बात यह है कि शर्मिला जी ने जो मई के दौरान रेंज दी थी उस रेंज में हमने ट्रेड होता हुआ देखा भी इंडेक्स पर, और अब वो रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी है, 10,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, इवन स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स जो होंगे उन पर तो फोकस रहेगा ही। लेकिन चलिए सवालों को अब करते हैं शामिल बिना देरी किए, और ढेर सारे सवाल हमें मिलते भी हैं। पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं, मुकुंद शंकर हैं पटना से हमारे साथ। मुकुंद जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, गुड इवनिंग। पूछिए क्वेश्चन। गुड इवनिंग। क्या मेरे पास एलएनटी का 1280 का बाइंग है, 50 शेयर्स है, तो क्या ये बाउंस बैक को यूज करके उससे बाहर निकलने सही होगा या उसको होल्ड करके रखना होगा सही होगा? पूछ लेते हैं शर्मिला जी। बताइए एलएनटी, नुकसान तो इनका कम हुआ है क्योंकि आप देखिए 900 के ऊपर ये स्टॉक आया है आज के सेशन में। रख लेना चाहिए अभी थोड़ा सा या निकल जाएं?
मुझे लगता है कि ये निर्भर करेगा कि उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, लेकिन अगर उनका लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो बिल्कुल बने रहिए। मेरे लिए चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि हम पिछले कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल है वो रिवाइव नहीं हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह का ऑर्डर बुक होना चाहिए उस तरह का रहेगा, क्या उनके मार्जिन ठीक रहेंगे एक्सेट्रा। लेकिन विद इन दैट स्पेस आई थिंक एल&टी एक लीडर है, तो बिल्कुल आई थिंक अगर आपका लंबे समय का नजरिया है तो आपको बने रहना चाहिए। इनफैक्ट इट इज अ स्टॉक दैट आई लाइक, तो मेरी सलाह में तो उनको बने रहना चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए इस इन्वेस्टमेंट में, अगले हफ्ते रिजल्ट भी हैं, तो होल्ड करने की ही सलाह है। चलिए और कॉलर से बातचीत करते हैं। और सक्षम ने एक सवाल हमें भेजा है लखनऊ से, और व्हाट्सएप के जरिए क्वेरी इनकी आई है। चंबल फर्टिलाइजर्स पर 200 शेयर जिन्होंने खरीदे हुए और जो परचेसिंग प्राइस है इसमें वो है 137.50 का। नजरिया तो इनका मालूम नहीं है शर्मिला जी, पर चंबल फर्टिलाइजर्स क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर आपकी ओर से? शर्मिला जी आपको ऑडियो मिल रही है? चलिए उनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, बातचीत करेंगे शर्मिला जी से, लेकिन जो डिटेल्स यहाँ पर शेयर की हैं उसके सबसे चंबल फर्टिलाइजर, एक बार प्राइस देख लेते हैं चंबल फर्टिलाइजर्स का, कहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, उसके बाद व्यू लेंगे शर्मिला जी का। हालांकि हमने देखा कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कुछ ट्रैक्शन बनते हुए दिखा था मई के दौरान ही। और चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इनके भाव के आसपास ही है, 132 पर इसकी आज क्लोजिंग हुई है और 0.1% की मजबूती के साथ ही हुआ है क्लोज। शर्मिला जी 137 की बाइंग है, चंबल फर्टिलाइजर 132 पर बंद हुआ है, क्या सजेशन होगा? मेरे हिसाब से होल्ड करिए। आई थिंक इनके नतीजे काफी अच्छे थे और हमने देखा है कि ओवरऑल फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और अगर एक स्पेस है ये पूरे कोविड के दौरान जो ऐसा लग रहा है कि विच कैन होल्ड इट्स ओन, तो वो केमिकल और फर्टिलाइजर्स एज अ स्पेस है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी है वो थोड़ी कम डिस्टर्ब हुई है एज कम्पेयर टू अर्बन इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से इसमें जरूर बने रहिए। और यस आई थिंक क्लोजर टू हायर लेवल्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह के वैल्यूएशन है और जिस तरह के नंबर्स है ऐसे लग रहा है कि यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बने रहिए। तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सजेशन होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जेबी मित्तल हम बने हुए हैं दिल्ली से। मित्तल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? 4 शेयर खरीदे हुए 50 रुपए के रेट पे। पंजाब नेशनल बैंक की आप बात कर रहे हैं? और उसका एवरेज करूँ उससे? नुकसान तो आपको हो रहा है, आपके भाव से भी आधे भाव ऊपर आ चुका है। ये 26 रुपए पर ट्रेड हो रहा है पीएनबी। शर्मिला 50 रुपए की बाइंग एवरेज कर सकते हैं, क्या सजेशन होगा? मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाइए और आप एसबीआई में कन्वर्ट करिए अगर आपको पीएसयू बैंक चाहिए। और अगर आप प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करना चाहे तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में इसी पैसे को लगा दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दौरान जिस दौर से ये पूरा बैंकिंग सेक्टर गुजर रहा है उसमें जो स्ट्रॉन्ग नेम्स है वही आगे चलकर आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकेंगे। दैट्स व्हाई आई वुड प्लेस माय बेट्स ऑन एन एचडीएफसी बैंक, और अगर आपको पीएसयू स्टॉक चाहिए तो देन एसबीआई। एग्जिट कीजिए प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी और सरकारी में एसबीआई, यहाँ पर आप निवेश कीजिए। विकास परमार ने सवाल भेजा है सोलापुर से, ओरिएंट पेपर पर इनकी क्वेरी है। इनके पास 300 शेयर्स हैं ओरिएंट पेपर के, और जो इन्होंने एवरेज बाइंग प्राइस बताया है वो 19 रुपए का बताया है ओरिएंट पेपर। क्या व्यू रहेगा आपका शर्मिला? 17 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है आज के सेशन में, तो इनके भाव से तो नीचे ही है 2 रुपए, बट क्या सजेशन होगा? तो आई थिंक हाल ही में ये न्यूज थी कि उन्होंने कुछ टिश्यू पेपर और इसका प्रोडक्शन फिर से चालू किया है जो इसेंशियल गुड्स में आता है, कॉस्टिक सोडा एंड टिश्यू पेपर। पर ओवरऑल अगर आप ये पूरा आउटलुक देखे तो वो पेपर इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट अदर देन जो पैकेजिंग मटेरियल और टिश्यू पेपर इस तरह के आइटम्स जो रहते हैं। सो आई थिंक अगर उनको एक अच्छे सेक्टर में उनकी होल्डिंग कन्वर्ट करनी है, then I suggest that we look at some other sector. We've already spoken of HDFC Bank, we've spoken of fertilizers, we've spoken of chemicals, we've spoken of pharmaceuticals, some FMCG name. तो मेरे हिसाब से इस तरह के सेक्टर की तरफ देखना चाहिए और इसमें से निकल जाना चाहिए। एग्जिट करने की सलाह है, दूसरी स्पेस में एंट्री लीजिए, ऑप्शंस आपको शर्मिला जी ने बताए हैं। प्रताप सिंह चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बाड़मेर राजस्थान से। प्रताप जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास जीएनए एक्सेल के 100 शेयर हैं। किस भाव पर लिए हैं आपने? 195। और नजरिया क्या है आपका? 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने? तो नजरिया तो आपका बहुत छोटा है,
और राय ले लेते हैं। शर्मिला जी यूजुअली शॉर्ट टर्म व्यू कम रखती हैं, बट शर्मिला जी बताइए क्या सजेशन होगा। जीएनए एक्सेस लोअर लेवल्स पे हालांकि इन्होंने एंट्री ली है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि स्टॉक वहां से नीचे आया है। आज भले ही 6-7% चढ़ा हो। अब 2 से 3 महीने के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन होगा? और मेरे हिसाब से अगर इतना ही छोटा नजरिया है तो निकल जाइए, बिकॉज आई रियली डोंट सी एनी ग्रेट एक्सपेक्टेशन की ऑटो एंसिलरी में थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि फर्स्ट वी विल हैव टू सी कि आपको गाड़ियां किस तरह से दिखती है, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इसमें इस स्पेस में किस तरह के नंबर्स आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि द ऑटो एंसिलरी स्पेस में किस तरह की मूवमेंट आती है। उसके साथ साथ आई थिंक जीएनए एक्सेल के नतीजे भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। So given all that, I think it's better that he exits अगर 3 महीने का व्यू है। तो 3 मंथ्स का व्यू है तो एग्जिट कीजिए, और अगर लॉन्ग टर्म है तो एक बार फिर भी होल्ड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से निकलने की सलाह है आपके प्राइस के आसपास पहुंचे तो। आगे एक और हमारे साथ गौरव जगी मौजूद हैं दिल्ली से। गौरव जी गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? Yes, I have recently bought shares of Central Bank. I have bought basically 1,38,560 shares at the rate 14.80. So I just needed to know the medium-term view and how soon do you see it coming out of PCA? ठीक है। शर्मिला जी, सेंट्रल बैंक, सरकारी बैंकों की हालत वैसी पस्त है। ये बैंक ऑलरेडी पीसीए में शामिल है और उसके बावजूद भी इन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी ली है। पौने ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं 14 रुपए 80 पैसे के भाव पर, और आप देखिए इनके भाव से 1 रुपए नीचे तो ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अब बताइए क्या करना है? वेरी ऑनेस्टली मेरी बहुत अच्छी राय नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि किस तरह की कंसर्न्स है पूरे बैंकिंग स्पेस पर। और उसके साथ साथ अब जिस तरह के नतीजे आए पिछले क्वार्टर, उसमें हमने देखा कि मोरेटोरियम का ऑलमोस्ट जिन्होंने कर्ज लिया था उन्होंने ऑलमोस्ट 25-30% लोगों ने मोरेटोरियम का ये इस्तेमाल किया, एंड नाउ दैट पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड। उसके साथ साथ आई थिंक जो द सेक्टर्स जो हमेशा स्ट्रेस में रहते थे, जो लेवरेज रहते थे, उनके कंसर्न्स अभी भी बने हैं, वेदर इट इज पावर, वेदर इट इज मेटल्स एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ आई थिंक अब ये काफी लोगों को शंका है कि एक सेकेंड एनपीए साइकिल स्टार्ट हो सकता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि बहुत टू पुट अ टाइम लाइन कि ये जब कब कंसर्न्स खत्म होंगे सेंट्रल बैंक के लिए, एंड व्हेन दे विल गेट ऑन टू दैट रिकवरी मोड। मुझे शायद उनको इस चीज के बारे में ज्यादा पता है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा एक्सपोजर लिया है, बट फ्रॉम वेयर आई स्टैंड I don't see much value in buying central bank, very honestly. So I would really convert my holding to an HDFC bank and ride that one out. My advice would really be to exit. तो आपका भाव के आसपास पहुंचे तो एग्जिट कीजिए, यही सजेशन है शर्मिला जी का। तो और अगर आपको एक्सपोजर लेना ही है तो दिग्गज बैंकों के साथ जाइए। अनिकेत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है थाने से। अनिकेत नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है? रिलायंस के 20 शेयर परचेज किए हैं 1508 में, तो मुझे अभी होल्ड करना चाहिए कि बाई करना है, वेट करना चाहिए? होल्ड करना है कि सेल करना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज 1508 की आपकी बाइंग है। शर्मिला जी बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1508 का परचेज प्राइस है, क्या करें ये? मेरे हिसाब से होल्ड करिए, स्पेशली इफ यू आर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि हम जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं कि जो जियो में आए हैं, दोज आर वेरी हार्टनिंग। और यही अब समझ में आ रहा है कि जियो का बिजनेस इट वोंट बी जस्ट लाइक अ टेलीकॉम बिजनेस, बट उसका स्केल अलग रहेगा और उसकी पॉसिबिलिटीज अलग रहेगी। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, बट एक बहुत इट्स एट अ नेसेंट स्टेज सो फार। तो मेरे हिसाब से आपको उसके बेनिफिट्स देखने हैं तो आप बने रहिए। यही है कि जो उनका बेसिक बिजनेस है रिलायंस का, देर थोड़ा हम डैम्पनर देख रहे हैं फिलहाल, गिवन द फैक्ट कि क्रूड ऑयल प्राइसेस किस तरह के रेंज में है एक्सेट्रा। बट दैट सेड आई थिंक कि जो उनके नए बिजनेसेस है उसमें काफी एक्साइटमेंट है। तो अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आप बने रहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, ये सजेशन है। अतुल सोलंकी ने एक सवाल हमें भेजा है। इनके पास आईटीसी के 500 शेयर्स हैं 175 के प्राइस पर, और ये जानना चाहते हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए। जो नजरिया इन्होंने शर्मिला बताया है आईटीसी में, वो है 6 मंथ्स का। तो ऑलरेडी मुनाफे में है, इनके भाव से 15 रुपए ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये मुनाफा लेकर निकल जाए 6 मंथ्स का अगर होराइजन है तो ये पर होल्ड रखें?
सी आई थिंक आईटीसी पर मेरी राय बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हम काफी समय से ये सुन रहे हैं कि जो उनका एफएमसीजी बिजनेस है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा बॉटम लाइन को, और फिर पिक्चर चेंज होगा, बिकॉज सिगरेट अगर आप ग्लोबली देखें तो इट्स अ डेटेड बिजनेस, और काफी फंड हाउसेस भी दे टेक जो ईएसजी कहलाते हैं, दे डोंट वांट टू बाय आईटीसी फॉर एथिकल रीजंस। तो इस तरह का आउटलुक है। बट फिलहाल आई थिंक कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं विच हैव एनकरेज्ड पीपल टू बाय द स्टॉक। तो मे बी अगर 5-6 महीने का व्यू है तो बने रही है, बिकॉज 175 वाज अ गुड लेवल टू बाय इट एट, बट ओवरऑल बहुत अच्छा व्यू नहीं है आईटीसी पे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू बहुत एनकरेजिंग नहीं है, मुनाफे में है, आप निकल सकते हैं। आईटीसी पर यही व्यू है। लेकिन चलिए एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की मुहिम की, जो एनएससी के साथ मिलकर हम लेकर आए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। और मकसद यही है इस मुहिम का कि इन्वेस्टर्स को जागरूक करना उनके इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग। और आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आपको कोई भी कहता है कि आप शॉर्ट टर्म में किसी भी शेयर में ट्रेड करके या पैसा लगा के लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, तो आप इस झांसे में मत आइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है। जो वेल्थ क्रिएशन होती है वो लंबी अवधि के लिए होती है। क्वालिटी स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो बनाइए ताकि अच्छा मुनाफा आपको हो सके। बहुत ढेरों मैसेजेस आते हैं, या फिर कोई आपका दोस्त रिश्तेदार आपको बोलता है, तो पैसा लगाने से पहले सोचिए समझिए, उस कंपनी को समझिए, और तब लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाइए। क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आम है, और बाजार में ऊपर नीचे होने पर कई बार आपको नुकसान भी अच्छे स्टॉक्स में होता हुआ दिखता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। शर्मिला जी क्या कहना चाहेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर? यस, आई ऑनेस्टली थिंक कि जो ट्रेडर्स है उनका काम ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनको ज्यादा डिसिप्लिन रखनी पड़ती है। और हाँ, आप तो रोज सुनते हैं लोगों को कि हमने ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अब वो ये उससे नीचे चला गया, सो ऑब्वियसली उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे। तो आप ट्रेडिंग करते हो तो वो आपको बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्गर टर्म, आप अलग रीजंस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वो कंपनी की स्टोरी देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, और फिर आपको उस तरह का पेशेंस रहता है कि हाँ ये सब जब सब चीजें ऑनलाइन होगी, और उनका अगर इफ इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनका फैक्ट्री बनेगा, फिर उनका प्रोडक्शन विल स्केल अप एक्सेट्रा। सो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी एंड अ डिफरेंट थिंकिंग। और मुझे लगता है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है और आप इन्वेस्टर है, तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ही फोकस कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। के लिए और ढेर सारे सवाल हमें इस वक्त लाइव ट्विटर पर भी मिल रहे हैं, तो अब उन सवालों पर फोकस करते हैं जो हमें ट्विटर पर आ रहे हैं। और अगला सवाल जो है वो जगदीश जग्गा का है। इनका सवाल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर 500 शेयर्स हैं इनके पास, 696 की बाइंग है, जानना चाहते हैं होल्ड करूं या सेल। बताइए शर्मिला जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 696 की बाइंग। चलिए, शर्मिला जी से शायद बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर उनको व्यू चाहिए। हालांकि एनबीएफसी स्टॉक्स में दो दिनों में हमने काफी जोरदार शॉर्ट कवरिंग बनते हुए देखी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की स्पेसिफिकली बात करें तो ये स्टॉक भी अपने हायर लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है। और अगर आज आप देखेंगे तो ये 567 के आसपास बंद हुआ है आज। महज हालांकि मैं 2% की बढ़त देखी है, लेकिन दिन के दौरान इसमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बनी थी। लेकिन एक समय में 1350 रुपए के इसके 52 वीक हाईज होते थे। लो से ऑलरेडी ये 100-150 रुपए रिकवर थे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के। इस पर एक व्यू लेंगे। शर्मिला जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक कि जिस तरह से अब बातें हैं, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो शायद से कमर्शियल व्हीकल्स में नए खरीदने से लोग जो सेकंड हैंड है उसके लिए शायद डिमांड ज्यादा होगी। ये बातें बाहर आ ही रही है कि वेदर इट इज सेकंड हैंड कार्स या सेकंड हैंड कमर्शियल व्हीकल्स, उनके लिए क्वेरीज बड़ी है ये लॉकडाउन के पीरियड में। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रह सकते हैं इफ द व्यू इज लॉन्ग टर्म। मनीष सोलंकी ने सवाल भेजा है कैनरा बैंक पर। 200 शेयर है, 90 रुपए का बाइंग है। शॉर्ट टर्म इनका व्यू है, कैनरा बैंक पर क्या सजेशन होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म कोई व्यू नहीं है, एंड ओवरऑल हमने आई थिंक 1-2 पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सो माय एडवाइस इज रियली टू एग्जिट, और या तो एसबीआई ले इफ यू वांट अ पीएसयू बैंक, और अगर आप प्राइवेट बैंक लेना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक लीजिए।
ठीक है, HDFC बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। एक सवाल आया है अमित कुमार का, सुवेन लाइफ साइंसेज पर 37 रुपए की इनकी बाइंग है, जानना चाहते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और क्या सजेशन होगा। ओवरऑल आई थिंक ये स्पेस के लिए चीजें इंप्रूव हो रही है, तो आई थिंक वो बने रह सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह। एक और सवाल ले लेते हैं, संजीव कुमार ने भेजा है, अपोलो टायर्स इनके पास 96.65 की बाइंग है। पहले तो अपोलो टायर्स पर आए दीजिए, इसके अलावा 2 और स्टॉक्स इनके पास। पहले अपोलो टायर्स पर आपका व्यू। जैसे पहले हमने कुछ एक ऑटो एंसिलरी के बारे में बात किया था, आई थिंक द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर टायर आल्सो। तो अगर गाड़ियां नहीं बिकेगी तो टायर्स डेफिनेटली आई थिंक कम ही बिकेंगे। तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए, नहीं तो निकल जाइए। और SBI 159 की बाइंग है, 1000 शेयर्स है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं ये SBI के। यस, सो आई थिंक बने रह सकते हैं, क्योंकि आई थिंक अगर PSU बैंकिंग स्पेस में एक नाम है जहां पर होल्ड की रिकमेंडेशन होगी तो वो SBI है। और एक क्विकली स्पाइस रेट पर और राय दीजिए, 1000 शेयर्स है, 4490 की बाइंग है इनके पास। व्हाट इज द स्टॉक? आई एम सॉरी। स्पाइस जेट 4490 की बाइंग है। हाँ, तो ओवरऑल आई थिंक कि एविएशन स्पेस हम देख ही रहे हैं कि किस व्हाट द सिचुएशन इज, और फिलहाल ही फ्लाइट्स थोड़ी बहुत रिज्यूम हुई है। उसके साथ साथ कुछ बातें आ रही है कि शायद इस तरह के ट्रबल सेक्टर्स के लिए कुछ किया जाएगा, तो उसकी आप राह देख सकते हैं। पर उसमें से अगर कुछ नहीं निकलता है तो आई थिंक इसमें से निकल जाइए। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए इंग्लिश की आवाज।